हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मन लगाकर मेहनत से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, मैंने जो है पोलिंग की थी यूट्यूब पे कि क्या आप भी मेरी स्टूडेंट लाइफ से जॉब तक का पाने का सफ़र जानना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों का, हमारे बहुत से फ्रेंड्स का कमेंट था कि यस। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट लाइफ से जॉब तक आने का सफ़र कैसा रहा। क्या इतना आसान होता है जॉब तक पाने का सफ़र, कितना मुश्किल भरा होता है। मतलब अच्छी और बुरी सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी किसी कोई भी मतलब सक्सेस पर्सन होगा, मैं ही नहीं, मतलब इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका जॉब तक आने का सफ़र बहुत ही ऊंचा नीचा होता है, ठीक है। दुख से, मतलब दुख से भी भरा होता है, अच्छाई से भी भरा होता है, ठीक। तो कुछ वैसा ही मेरे भी जीवन में हुआ है, तो मैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ आज आप लोग के साथ, है, ठीक है। तो हम लोग अपने वीडियो को यहाँ से अपने मतलब जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, तो आप लोग को मेरे बारे में पता ही है थोड़ा बहुत ना, कि मेरा नाम माधुरी यादव है और मैं सुल्तानपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है सारी जो है मेरे गांव से ही हुई है। सुल्तानपुर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हुई है मेरी स्कूलिंग सारी। तो मैं मतलब बाहर नहीं पढ़ी हुई, और मतलब 12th तक की मेरी एजुकेशन जो भी है वो स्कूल घर से ही हुई है, मतलब गांव से ही हुई है, ठीक है। तो बस ये है, मेरा स्कूल बहुत चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद पहले LKG UKG, उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब 8वीं तक का दूसरे स्कूल में, 9 टू जो है 12 दूसरे स्कूल में, इस तरह से मेरा मतलब स्कूलिंग चेंज रहा। आप लोग का भी बहुत से ऐसे रहा भी होगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्कूलिंग गांव से ही, आप ही बताया ही। तो गांव से जब मैंने मतलब मेरी जर्नी, ज़्यादा समझदार बच्चे कब बनते हैं, 9th से ज़्यादा थोड़ा समझ विकसित होता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब जब मेरी 9th की एजुकेशन स्टार्ट हुई, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 8वीं तक का तो उतना मतलब मस्ती में निकल जाता है, कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं होता है। तो बस मुझे इतना मतलब जैसे 9th की जो मेरी जर्नी रही, तो जैसे अभी तो बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता होता है कि आर्ट साइड क्या होता है, साइंस साइड क्या होता है, ठीक। तो मैं क्या करती थी, जब मेरे से कोई पूछता था कि 9th में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो मैं बोलती थी मैथ, ठीक है। तो सब कहते थे कि साइंस साइड पढ़ना है, हम कहे नहीं, साइंस साइड नहीं पढ़ना है। मुझे लगता था कि साइंस साइड का मतलब होता है साइंस, मतलब साइंस पढ़ना है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे मैथ पढ़ना है, ठीक। मतलब मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है मेरे लिए मैथ। तो मतलब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर मैंने 9th में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर वहाँ पता चलता है कि नहीं, मैथ के साथ साइंस भी पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है, चलो भाई चलने देते हैं, मैथ के साथ साइंस भी चलने देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। फिलहाल मुझे साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, मैथ में ज़्यादा रहता था। जैसे तैसे निकलता गया, धीरे 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 साइंस भी अच्छे लगने लग गए, ठीक। तो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। उसके बाद 9th का दौर निकला, 10th का दौर निकला। मैं मतलब 9th और 10th मेरा जो है साइंस साइड रहा है, मतलब साइंस बैकग्राउंड से रहा है। उसके बाद साइंस के बाद से मेरी जो लाइफ चेंज होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब मैं 10th पास होती हूँ, तो मतलब 11th में मतलब जब मेरा एडमिशन होता है, तो जिस स्कूल में मतलब 10th मैंने किया, उसी में मेरा जो है 11th में भी एडमिशन होता है। तब जो मतलब हम लोग जो है 10th में 3 स्टूडेंट थे सिर्फ मैथ के। तब उन्होंने जो कहा, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, 2 जो थे वो भी बैकआउट कर लिए, मैं सिंगल बची। तो उसके बाद कहते हैं कि एडमिशन हो गया, तो कहते हैं कि सिर्फ एक बंदे के लिए जो है हम मैथ के टीचर अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ जो मैथ के टीचर थे वो मतलब दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, वो यहाँ पे आते थे, पढ़ाते थे कुछ टाइम, मतलब वो यहाँ पे टाइम देते थे, परमानेंट यहाँ पे नहीं रहते थे, ठीक है। मेरे मतलब मेरे स्कूल में नहीं रहते थे, जो हम लोग का स्कूल हुआ करता था। तो उसके बाद कहे कि मैं सिर्फ़ एक के लिए मतलब साइंस के टीचर नहीं अरेंज कर पाएँगे, ऐसा करो आप होम साइंस ले लो। तो भैया, कोई भी मैथ का स्टूडेंट होगा, उसको अचानक से आप होम साइंस दे दोगे तो उसको कैसे लगेगा। मैं भी मतलब रोई गाई सब कुछ की है ना, कि मेरी टीसी दे दो, हम दूसरे स्कूल चले जाएँगे वगैरह वगैरह, बहुत सी बहस हुई, ठीक। तो फाइनली उन्होंने मेरी टीसी नहीं दी। तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी जो है दूसरे रूट पे चली जाती है। तो मुझे मतलब ज़बरदस्ती होम साइंस पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद रहा बात 11th में, तो 11th में होम एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बोर्ड तो होता नहीं है, किसी तरह से निकला, ठीक है।
मतलब बिना पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा निकल गया। उसके बाद 12th में तो बोर्ड देना था, उसके लिए तो पढ़ना ही था। तो मैंने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, होम साइंस। उसके बाद होम साइंस पढ़ा, ठीक है, मतलब ऐसे ही पढ़ते रहे अपना, मतलब ठीक ठाक गया। पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो समझ आ ही जाता है, कोई भी बच्चा होगा इतना तो समझ आ ही जाता है। मैं भी मतलब उसके बाद मैं भी ठीक ही स्टूडेंट थी, मतलब अपने यहाँ की अच्छी स्टूडेंट मानी जाती थी। अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए फिर भी मैं बन रही हूँ, लेकिन मैं भी अपने यहाँ मतलब अपने स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड में मतलब बहुत कोई अच्छा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। बस मेरे पापा जो है जॉब करते थे, पुलिस में हैं, तो उनको ज़्यादा टीचिंग सब्जेक्ट्स के बाद मतलब ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं थी कि बच्चों को किस स्ट्रीम में भेजा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाते थे। तो एक दिन ना मेरे स्कूल के टीचर थे जो मुझे मैथ पढ़ाया करते थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा, माधुरी इसके आगे क्या करने का विचार है? तो हमने कहा, सर तो अभी तो कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो पहले 12th निकलने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो बोले कि नहीं, ऐसा करो कि एक मतलब हम लोग के पास में ही है एक नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, आप अगर आप लोगों ने सुना होगा, अभी उसका नाम हो गया है आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो ये कुमारगंज फैजाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि माधुरी ऐसा करो, एनडी का फॉर्म डाल दो। तो हमने उसको कहा कि सर ये क्या होता है? तो वो हंसने लगे। तो उसके बाद कहते हैं कि अभी फॉर्म आने वाला है, अपने पापा को भेज देना वहाँ पे। उन्होंने मतलब सब कुछ मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना वहाँ से। तब जो है फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, ऑफलाइन होते थे, उनको भर के पोस्ट करना होता था। तब मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे सर ने बोला है कि आप वहाँ का फॉर्म भर दो, मतलब उसके लिए जो है पढ़ाई थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो पापा ने भी बोला ठीक है भर देते हैं। पापा जो है फॉर्म वॉर्म ला के मुझे दे दिए। फिर वो फॉर्म लाई मैं स्कूल में मेरा फॉर्म सर ने भरवाया, मतलब। और उसके बाद उन्होंने फिर भरवा के दिया कि बोले कि इसको ऐसे ले जाना, वहाँ पे सबमिट कर देना। तो फिर मैं पापा को लाके वापस दे दी, फिर पापा अपना ले गए सबमिट कर दे। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर ऐसे ही दौर चलता रहा। आप सभी को पता होगा ना कि मतलब सभी के स्कूल में मतलब बैच में एक नए कॉम्पिटिटर होते ही हैं, है ना। तो मेरा भी ऐसी ही मेरी फ्रेंड कॉम्पिटिटर थी। मेरा जो है गर्ल्स कॉलेज से सारी एजुकेशन हुई है 9 to 12 में। तो मेरी जो वैसे फ्रेंड्स का नाम नहीं लेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। मेरी मैम की बेटी थी वो। तो उसको लगता था कि मतलब ये वो आर्ट की स्टूडेंट थी, मैं साइंस की थी। तो फिर भी कंपटीशन होता था ना कि इसका नंबर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मेरा नंबर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब चलता रहता था। तो उस टाइम जब मैंने फॉर्म फिल किया होम साइंस का, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी ना, क्योंकि मैंने वही 11th में स्टार्ट किया और 12th में मतलब डायरेक्ट जो है मुझे एंट्रेंस देना है। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। अब जो 6 से 12th तक पढ़ रहा है होम साइंस, कुछ तो उसके दिमाग में जाएगा ही। और जो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, वो डायरेक्ट 12th में पढ़ा है, तो उसको क्या पता होगा कि कैसे जाएगा। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसके पास जो है होम साइंस की जो नरेंद्र की कंपटीशन की बुक आती है, सभी कंपटीशन की बुक आती है ना। तो उस टाइम मार्केट में कहीं मिल नहीं रही थी। तो उसको जो है मेरी एक सीनियर थी, वहाँ उन्होंने बुक दिया था। तो ऐसे ही पढ़ते गए, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे बुक नहीं दिया पढ़ने के लिए। हम कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बिना पढ़े पेपर देते हैं। तो हमने भाई पेपर ऊपर दिया, बिना पढ़े लिखे दिया, किसी तरह से हो गया मेरा सिलेक्शन और उसका नहीं हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। फिर मेरा नरेंद्र देव में एडमिशन होता है। उस टाइम जो है मेरी मम्मा की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब रहती थी, मतलब। तो फिर भी पापा ने ठीक है बोला कि इसका पढ़ने का मन है तो जाने देते हैं, क्या ही किया जा सकता है। तो उस टाइम मतलब पापा को भी ज़्यादा टाइम नहीं होता था। तो मेरे लिए मतलब जितना भाग दौड़ करना होता था मेरे भैया करते थे। अब मेरा भाई तो मेरे से छोटा है, तो मतलब मेरे मामा के लड़के करते थे, ठीक है। मुझे जहाँ एग्ज़ाम दिलवाना, एडमिशन करवाना, जितना दौड़ भाग होता है सारी रिलेटेड चीज़ें सब कुछ वही करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फूफा जी इसको भेज दीजिए, देखिएगा ये अच्छा करेगी एक दिन। तो ठीक है, उन्होंने भेजा। यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद हम फिर चले जाते हैं हॉस्टल। तो फिर उसके बाद जो ना जैसे कुछ लोग जब बाहर निकलो तो पूछते हैं ना लोग कि अरे बिटिया कहाँ पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है। तो मेरे से जब कोई पूछे कि अरे बिटिया कहाँ पढ़ रही हो, तो जब बताते थे नरेंद्र देव में यूनिवर्सिटी में, तो कहते थे कौन सा सब्जेक्ट है, जब बोलते थे होम साइंस,
अच्छा, होम साइंस में क्या पढ़ाया जाता होगा? होम साइंस तो आप यहीं से पढ़ लेती थी, मतलब ऐसे कमेंट मिलते थे। तब उन लोग को लगता था कि होम साइंस क्या है? उस टाइम मुझे भी लगता था कि यार होम साइंस मतलब होम साइंस से क्या फ़ील्ड होगी? लेकिन आज मुझे पता चलता है कि होम साइंस से जितनी अच्छी फ़ील्ड है, जितना अच्छा स्कोप है, उतना शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी सब्जेक्ट में और होगा। सच में हाँ, अब मुझे लगता है कि होम साइंस सच में मुझे अ, पढ़ना चाहिए था, और जो मैंने पढ़ा वो मतलब मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ, ठीक है? मतलब बिना मन से मैंने स्टार्ट किया अपने लाइफ़ को। उसके बाद अपनी जर्नी को जो स्टार्ट किया था वो मैं आज एन्जॉय कर रही हूँ, सच पूछूँ तो। उसके बाद नरेंद्र देव का जब वहाँ पे बीएससी ख़त्म होता है मेरा, 12 से 16 मतलब 2012 में एडमिशन हुआ था, उसके बाद 16 में जब ख़त्म होता है, तब उसके बाद फिर सोचा गया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उसी मतलब हमें लगता है 18 में भैया का मतलब मामा के दूसरे बेटे का बीटीसी में सिलेक्शन हुआ था। आई थिंक शायद 68,500 69,000 में कुछ सिलेक्शन हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि माधुरी बीटीसी कर लो, इसके बाद एमएससी बाद में करती रहना। तो मेरा बीटीसी करने का मन नहीं था, ठीक है? तो फिर भी मतलब उन्होंने कहा कि अरे भर दो फॉर्म, करना या ना करना अलग की बात है। तो ठीक है, फिर भी मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मेरा काउंसलिंग करवाया, ठीक? सब कुछ करवाया। मैं वहाँ पे प्रेज़ेंट हूँ। उसके बाद जब एडमिशन की डेट आई तो मुझे कहा नहीं, मुझे बीटीसी नहीं करना है, ठीक? तो कहा फिर तुमको क्या करना है? तो देखो उसके बाद मैं आगे सोच चुकी थी, ठीक है? मुझे एमएससी करना है, और एमएससी जो है सब लोग बीएचयू से करने के लिए तरसते हैं, और मेरा एडमिशन जब बीएचयू में हो चुका ना, तो मुझे वहाँ से निकलने का नहीं मन कर रहा था कि मतलब यहाँ पे इतने लोग कॉम्पिटिशन देते हैं, इतने मतलब अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है और मेरा एडमिशन हो गया तो हम छोड़ के चले जाएँ? बिल्कुल नहीं जाना मुझे। तो उसके बाद फिर यहाँ से फिर मैंने बीटीसी को ड्रॉप कर दिया, ठीक? उसके बाद सब लोग बोले कि बीटीसी कर लेती, एमएससी बाद में कर लेती। ये तो कम नहीं, मुझे एमएससी करना है, मुझे बीटीसी नहीं करना है, क्योंकि मुझे बेसिक में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। एमएससी के टाइम में मतलब मेरे दिमाग में फिर कहीं न कहीं वो क्लिक किया कि मतलब मुझे मैथ से फिर कुछ ना कुछ करना है। तो मैथ में जो मेरी अच्छी सब्जेक्ट थी ही। तो उसके बाद मैंने बैंकिंग जॉइन किया। जब बैंकिंग जॉइन किया तो उसके बाद मतलब कोचिंग की मैंने बैंक की पैरामाउंट में, वहीं बीएचयू में ही कुछ टाइम। तो मतलब मेरी मतलब ठीक थी, उसमें भी मैंने 2-4 अटेम्प्ट दिया था, एक दो बार असफल रही, एक दो बार थोड़ा पॉइंट से असफल हुई। तो उसके बाद फिर मेरा वहाँ से मतलब जब वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर बीएचयू में मेरा मतलब एमएससी कंप्लीट होता है। उसके बाद उधर मैं इसका बैंकिंग का कॉम्पिटिशन भी देना स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद जब बीएचयू में कॉम्पिटिशन ख़त्म होता है तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे पीएचडी करना मतलब बहुत अच्छा लगता था। मुझे मतलब मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना बड़ा अच्छा लगता था। मैं एमएससी टाइम में मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिखने लग गई थी। मतलब कोई समझे ना, शॉर्ट ट्रिक में लिख लेती थी ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब वहाँ पीएचडी स्कॉलर थी कि देखो मतलब उस टाइम मैंने बीएड का भी फॉर्म फिल किया था, मैंने पीएचडी का भी एंट्रेंस दिया था बीएचयू के से। तो रेट में मुझे मतलब कि मेरा क्लियर भी हो गया था, मैं पीएचडी करना भी चाह रही थी, मतलब बीएड मेरा करने का मन नहीं था। तो मुझे कुछ लोगों ने मतलब वही पीएचडी स्कॉलर ने सजेस्ट किया कि माधुरी जो है पहले बीएड कर लो, बीएड के माध्यम से बहुत सी वैकेंसीज आती हैं, उसको देखते रहना। और जो पीएचडी का दौर होता है वो बहुत लंबा होता है, आप सभी को पता है, मिनिमम 3 से 5 साल लग जाता है पीएचडी करने में। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इनका भी सजेशन ठीक ही है, क्योंकि वो लोग भी बहुत से लोग वहाँ पे जो है बीएड करके पीएचडी कर रही थी, और उस बीच में उनका बहुत जगह सिलेक्शन भी हुआ था, मतलब कई लोगों का सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे लगा ठीक है, कर लेना चाहिए, इनका भी सजेशन मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत गाइड नहीं करता है। तो उसके बाद मतलब मैं आ गई फिर से घर, ठीक है? जब बीएचयू में मतलब 18 में मेरा कंप्लीट होता है, 19 मतलब 18 से 20 मेरा बीएड का दौर चलता है, बीएड कंप्लीट होता है। उस बीच में मतलब फिर मैं लगी रहती हूँ अपना बीएड के, मतलब स्ट्रीम बिल्कुल देखो चेंज हो गया। उसके बाद फिर मुझे फिर नए फील्ड में आ गई। फिर यहाँ पे टेट सी टेट है ना, ये सब क्लियर करना है। फिर मतलब मुझे बिल्कुल फिर नहीं समझ आया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिर मैं नए डायरेक्शन में आ गई। उसके बाद फिर ठीक है, मतलब अच्छा दौर रहा, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस दिया इसने भी। उसके बाद जैसे ही मतलब मेरा जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सीटेट क्लियर हो गया था, प्राइमरी भी अपर प्राइमरी भी दोनों भी। उसके बाद जब 19 में टेट का एग्ज़ाम हुआ तो भी वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ था, 100 अप थे दोनों में, सीटेट में भी और टेट में भी, दोनों में।
तो उसके बाद दोनों क्लियर हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं सोची अब क्या किया जाए, अब तो बीएड भी कंप्लीट होने वाला है। तो मैं सोची कि क्यों ना पीएचडी फिर से किया जाए। पीएचडी फिर मैं मूड बना रही थी कि पीएचडी करना है मुझे। तो उसके बाद बीच में मेरा मतलब ये कंप्लीट होता है एग्ज़ाम, मतलब बीएड कंप्लीट होता है। उसके बाद मुझे लगता है बीएड जो है नवंबर में आई थिंक एग्ज़ाम्स, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए थे, नवंबर दिसंबर में रिज़ल्ट आया था बीएड का। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च मार्च अप्रैल में हमें लगता है इसका जो है आवेदन स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। जब फिर उसके बाद जो है वैकेंसी आ गई थी इसी टीजीटी 2021 की। तब उस टाइम मैंने सोचा कि फॉर्म फिल करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि कई लोग उसमें फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं ना कि उसने टीजीटी दिया, उसने पीजीटी दिया, तो क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी देख के देखते हैं, क्योंकि होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, वो अलग की बात है, लेकिन देख के देखते हैं। क्योंकि कई लोग बोलती थी कि मेरी मौसी हैं, इतना अटेम्प्ट दी नहीं हुआ, इतना अटेम्प्ट वो दी नहीं हुआ, मतलब ऐसे मतलब आपस में फ्रेंड सर्किल में बात होने लगती है ना। तो हम लोग भी मतलब देखे कि ठीक है देते हैं, होगा या नहीं होगा। अभी पहला ही अटेम्प्ट तो है मेरा, क्या जा रहा है। तो मैंने जो है मार्च में इसमें फॉर्म फिल किया, हमें लगता है अप्रैल में आया था, अप्रैल में फॉर्म फिल किया। उसके बाद अप्रैल 21 में फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद मैं जो है बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करती थी, क्योंकि सब कहते थे ना कि टीजीटी पीजीटी ये सब जो है पूरा पंचवर्षीय योजना लगा देती है, पूरा पंचवर्षीय एग्ज़ाम्स करवाती है, मतलब इसका ना तो रिजल्ट जल्दी आता है, ना एग्ज़ाम जल्दी होता है, ना सिलेक्शन जल्दी होता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, होगा ही, क्या करना है, भर दी हूँ, देखा जाएगा, जब एग्ज़ाम होगा तो मैं भी पढ़ लूँगी थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जब फॉर्म वॉर्म फिल उल कर दिया, फिर उसके बाद सब ये कह रहे थे ना कि सुपर टेट होने वाला है, सुपर टेट होने वाला है ना। तो मैं भी सुपर टेट की तैयारी में लगी हुई थी कि सुपर टेट देना है, सुपर टेट देना है। वैसे भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जल्दी होता नहीं है, कौन इसमें अपना इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो उस टाइम ना मैं चंद्रा, आप सभी जानते हैं ना, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स जा रही थी कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद में। तो मैं भी पापा से बोली कि पापा कोचिंग कर लें हम भी, सब लोग जा रहे हैं। तो पापा ने कहा कि ठीक है जा रहे हैं कर लो, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोचिंग करने की ज़रूरत है। हम कहे नहीं पापा सब कर रहे हैं, बिल्कुल बेस चेंज है स्ट्रीम, और ज़्यादा आइडिया नहीं है सुपर टेट का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, बहुत से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो ठीक है, मैं सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए चली गई थी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद चली गई थी। उसके बाद कुछ ही टाइम मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, सब कुछ किया, ठीक है, सेट किया। तो कुछ टाइम में 1 डेढ़ महीने जैसे ही पढ़ा, लॉकडाउन हो गया। फिर वहाँ से सब कुछ पैक वैक करके फिर भाग के घर आना पड़ा। तो उसी बीच मुझे लगता है कि पीजीटी का मतलब इसका टीजीटी का एग्ज़ाम डेट आ गया था। मैंने पीजीटी में उस टाइम फॉर्म फिल नहीं किया था, क्योंकि वैकेंसी जो उसमें बहुत ही कम थी। उसमें फ़ीमेल में 11 सीट थी आई थिंक, ऐसे समथिंग थी। तो ये लगा क्या 11 सीट में क्या होगा। सब लोग कहते हैं ये ना कि मतलब होता नहीं है, जल्दी से होता नहीं है। तो मतलब मैं भी बेवकूफ़ी टाइप में मतलब फॉर्म नहीं फिल की उसमें। तो कि ठीक है टीजीटी पहले देखते हैं, पीजीटी बाद में देखते हैं हम। तो घर पे जब चली आई थी, तो उसी बीच में हमें लगता है सितंबर में, आई थिंक सितंबर जुलाई में इसका एग्ज़ाम डेट आ जाता है, जो इसका कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब मैं सोची अब मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी तो कुछ तैयार नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया कि जो मैं नेट की मैंने नेट की तैयारी सेल्फ स्टडी से की हुई थी। सारी बुक्स मैं आपको जो दिखाई थी, मतलब सब कुछ पढ़ के बिल्कुल बाकायदा नोट्स वोट बनाया था, हाईलाइट वे करके बिल्कुल रंग वंग के रखा हुआ था। तो मैं क्या की, फिर 10-15 दिन, मुश्किल से मान के चलिए 15-17 दिन बचा हुआ था। तो उस 15 और 17 दिन के बीच में मैं अपनी मतलब पढ़ाई इतनी अच्छे से करने लगी कि मुझे लगता है कि मैं कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की, मैक्सिमम 6 घंटे की नींद लेती थी पूरे 24 घंटे में। बाकी टाइम मैं, मुझे लगता है 14 से 15 घंटे में पढ़ने में निकाल लेती थी, आराम से निकाल लेती थी। इतना मतलब डेडिकेट होकर पढ़ती थी कि मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे करना है। तो मैं उन्हीं सब नोट्स को, मतलब जितना मैंने बना के रखा था, सारी बुक्स को, सारे नोट्स को इतना रिवीजन कर डाली, इतनी मैराथन मत प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर नेट के, मतलब काफ़ी क्वेश्चन मैंने प्रिंट आउट करके रखे थे, वो सब मतलब पूरा एकदम खंगाल डाला। तो ठीक है, करना है, किसी भी तरह से करना है, सारी चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि होम साइंस का अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है।
मतलब इतने कम टाइम में आप स्टार्टिंग से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पढ़ा हुआ था नेट के लिए, मतलब काफ़ी डेप्थ स्टडी की हुई थी, तो मेरा शायद कहीं ना कहीं वो मेरा यहाँ पे काम आया। तो और जो बीएचयू की नोट्स थी, मतलब ओवरऑल मेरा बेसिक मतलब ठीक था। बीएससी की नोट्स, एमएससी की नोट्स, वो सब काफ़ी काम कर गई, मतलब पढ़ा हुआ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन पेपर आके मिलाया, तो ठीक है, मतलब पेपर ठीक ठाक गया था, अच्छा गया था, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, अच्छा गया था। तो ये हो रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही चल रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तो जब फिर कट ऑफ वगैरह सब देखते ही हैं ना, आप लोग भी देखती ही होंगी, कोई भी एग्ज़ाम दे के आए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फला ढका क्या होगा। मैं भी ऐसे ही देख रही थी, मतलब लगता था कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सबकी मतलब ऊपर नीचे चलती रहती है सांस, मेरी भी चल ही रही थी। उसके बाद अचानक सा रिज़ल्ट जब आता है, आई थिंक 11-12 बजे रिज़ल्ट आता है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता होता है कि रिज़ल्ट कैसे देखते हैं, ठीक है। मैं साइट पे देख रही थी कि यार मतलब इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है, कहाँ से ढूँढूँ, कहाँ से ढूँढूँ। तो मैं यूट्यूब पे फिर सर्च की रिज़ल्ट कैसे देखें। तो रिज़ल्ट कैसे देखें, जब यूट्यूब पे सर्च किया तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे जाओ, पीडीएफ साइट पे जाओ, पीडीएफ निकला। तो पीडीएफ भैया मैंने ढूँढ-ढाँड़ लिया। उसके बाद मैं क्या की, अब मुझे फिर नहीं पता है कि पीडीएफ में मतलब अपना नाम कैसे ढूँढें। तो मतलब मुझे इतना नहीं पता था कि अपना मतलब सर्च कर लो, रोल नंबर, नाम सब बिल्कुल क्लियर, मतलब तुरंत आ जाता है। मैं पूरी पीडीएफ को एक-एक करके स्क्रॉल करते देखते जा रही है, मेरा नाम कहाँ है, मेरा रोल नंबर कहाँ है, मतलब मेरा रोल नंबर कहाँ है। मैं पूरा, यार जब एकदम लास्ट जब पहुँचते, यार लगता है मेरा नहीं है, लगता है नहीं है। उसके बाद ऐसे करते-करते फिर अचानक से मेरा दिखा रोल नंबर। तो मतलब मैं आपस में, मतलब कुछ और फ्रेंड्स थी, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो फिर मैं दोबारा भी इलाहाबाद जा चुकी थी। क्योंकि लॉकडाउन जब ओपन हो गया तो फीस उस जमा ही भाई चंद्रा में किया था, तो मैं क्या किसी तरह से कोर्स तो पूरा कर लूँ। जब रिज़ल्ट आया तो 11-12 बजे मतलब रिज़ल्ट आया। उसके बाद ढूँढते हम लोग को लगभग 1-2 बज गया कि नाम ढूँढते, ठीक है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, मतलब हम लोगों ने पीडीएफ में नाम देखा तो इतना खुश हुए, मतलब वो खुशी ही मतलब अलग की खुशी थी। तो मतलब हमारी जो पार्टनर लोग थी वो भी मिल के हम सब ढूँढ रहे थे, तो सब चिल्लाने लगे। तो जो मकान मालकिन वगैरह थी वो सब कि क्या हो गया, मतलब क्यों चिल्लाने लग गए तुम लोग? वो लोग मतलब ऊपर से नीचे आ गए। तो जो मेरी ऊपर फ्रेंड्स थी, मतलब 3rd फ्लोर पे थी, उन लोग को फिर बताया फ़ोन करके कि क्या हुआ। तो क्या बोलते हैं, वो भी सब आए, मतलब पूरा हल्ला होने लगा, पूरा डांस गाना, मतलब पूरा रात में। फिर रात में पापा को रात में ही, मतलब आई थिंक मुझे लगता है रात में ही पापा ने फ़ोन किया था कि क्या हुआ रिज़ल्ट। तो मैंने पापा को बोला पापा हो गया। तो पापा क्या कहते हैं, तो फिर ना पापा क्या कहते हैं हँसी आएगी आप लोग को भी। तो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। उसके बाद कहते हैं आगे क्या करना है। तो हम कहे क्या करना है आप बताइए। तो कहते हैं क्या करोगी, फिर घर चले आओ। तो फिर अगर ठीक है पापा देखते हैं हम, कोर्स पूरा नहीं हुआ था मेरा सुपर टेट का, हम कहे ठीक है देखते हैं। तो इसके आगे की पॉइंट और भी इंटरेस्टेड होने वाली है, देखिएगा। तो मैंने सबसे पहले उस दिन सबसे पहले मैंने सुबह सुबह मम्मी को कॉल किया। तो मैंने इतनी मॉर्निंग में कर दिया कि वो परेशान हो गई कि क्या हो गया, इतना जल्दी मतलब कभी फ़ोन नहीं करती थी, आज कैसे फ़ोन कर दिया। तो कह फिर भैया नमस्ते नमस्ते हुआ कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, हम कहे हाँ। तो हमने कहा मम्मी मतलब मेरा हो गया। तो कहे क्या हो गया, हम कहे जॉब, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई। तो मतलब इतनी खुश हुई कि पूछो नहीं। उस टाइम मेरी छोटी वाली सिस्टर भी घर पे ही हुआ करती थी, उसका मुझे लगता है 12th चल रहा था आई थिंक। तो वो भी थी, मतलब उस टाइम मम्मी और छोटी वाली सिस्टर वही दोनों घर पे ही रहती थी। तो वो क्या कहती है पता है, तो कि अब बताते हैं कि जो दहेज मांगने वाले हैं ना, उनको बताते हैं कैसे दहेज मांगते हैं। तो सोचो वो 12th में थी, इतना उसका दिमाग क्लिक कर रहा है कि अब बताते हैं कि कौन कैसे दहेज मांगता है। क्योंकि उस वक्त जो है आप लोग को सभी को पता है, और रहती है ना, लड़कियों को उतना टाइम नहीं दिया जाता है। तो मेरी भी शादी की बातें चलने लग गई थी। तो जो दहेज देने वाले लोग थे, मांगने वाले लोग थे, मेरा मतलब है, वो मुझे पसंद नहीं आते थे। तो मैंने बोल रखा था कि मुझे दहेज दे के शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी कोई रिश्ते आते थे मैं मना कर देती थी। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर इसी पे कमेंट करती है कि देखते हैं अब दहेज कैसे कोई मांगता है। उसके बाद फिर मैंने मामा को अपने कॉल किया, क्योंकि मामा मुझे ना बहुत मांगते थे, बहुत प्यार करते थे। तो फिर मामा ने कहा कि तुझे मुझे रात में क्यों नहीं मैसेज किया। तो मामा सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। तो कह रहे हैं कि
अरे मैं सुबह मैसेज देखता तब भी तो सरप्राइज़ हो जाता। मामा फ़ोन पे बताना अलग बात होती है, आप मैसेज देख लेते हो तो पहले ही पता चल जाता है, तो कैसे पता चलता आपको? कि मैंने तो कहते चलो अच्छी बात है, फिर उन्होंने वो भी बहुत खुश हुए, फिर मतलब ऐसे धीरे-धीरे सबको पता चला। तो फिर मैं घर आ गई, वो मुझे लगता है दिवाली भी आने वाली थी, तो कुछ दिन तब पहले मैं दिवाली पे घर भी आ गई थी। तो ये रही मेरी जर्नी। कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप जो भी देख रहे होंगे साथ उनके साथ भी वो ये सब बहुत ही घटित हुआ होगा, ऐसे इंटरेस्टेड चीज़ें। तो मेरे साथ भी कुछ मेरे लाइफ के ऐसे ही मोमेंट रहे हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। माफ़ कीजिएगा, कुछ मैं इमोशनल भी हो गई इनके बीच में। अगर फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्सों में और भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी उनको भी मतलब थोड़ा इससे मोटिवेशन मिले कि मतलब लाइफ में हर चीज़ जो है ईज़िली मिल नहीं जाती है ना, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है हमको लाइफ में, तभी हमको कुछ ना कुछ मिलता है। अगर ईज़िली मिल ही जाता सबको, तो कौन मेहनत करना चाहता है ना? मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इसलिए बिना मेहनत किए हुए किसी को सफलता नहीं मिलती है ना? तो ये रही मेरी स्टोरी। चल, यहाँ पे हम अपनी स्टोरी मतलब अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।